नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पहला न्यूज़ है नए रियल एस्टेट टैक्स रूल्स और ये कैसे पुराने रूल से अलग है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कौन लोग फायदे में हैं और इससे किसको नुकसान हो सकता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि नए और पुराने रूल्स में डिफरेंस क्या है। पहले अगर आप प्रॉपर्टी को 2 साल से ज़्यादा होल्ड करते थे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जिसको हम LTCG कहते हैं, वो 20% का देना होता था। अब नए रूल्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तभी अप्लाई होगा जब आप 3 साल तक रुकते हैं। पहले ये 2 साल के लिए होता था, अब ये 3 साल तक के लिए हो गया, पर अब 20% की जगह 3 साल के बाद आपको केवल 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के अंदर ही रहे। इसके अलावा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिला करता था, जो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने में मदद करता था। अब ये बेनिफिट हटा दिया गया है, जिससे आपके गेन्स पर ज़्यादा टैक्स लगेगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है जो लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक्स टाइम के कैलकुलेशन के मुताबिक अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी पे 9% से कम की अप्रिसिएशन देखी है तो हो सकता है कि ये आपको नए रूल्स नुकसान ज़्यादा पहुंचाए। अब इसके अंदर फ़ायदा किसका है और नुकसान किसका है। जो लोग शॉर्ट टर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या फिर फ्लिप्स करते हैं उनको थोड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि उनका टैक्स बर्डन बढ़ जाएगा। इससे बचने के लिए उन्हें 2 के बजाय 3 साल रुकना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये रूल उन्हें अपनी प्रॉपर्टीज़ को लंबा होल्ड करने के लिए प्रेरित करेगा और मार्केट स्टेबिलिटी के लिए अच्छी बात है। अब जान लेते हैं इससे नॉर्मल अपने इन्वेस्टर्स पे, अपने रिटेल इन्वेस्टर पे बेसिकली क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ये चीज़ उन लोगों के लिए भी सिग्निफिकेंट है जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिनको हम REIT के नाम से भी जानते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि REITs में भी सिमिलर टैक्स ट्रीटमेंट फेस करना पड़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट चेंज है जो JDS, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स के टैक्स ट्रीटमेंट को अफेक्ट करता है। पहले JDS के अंडर लैंड ओनर्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर के समय टैक्स देना पड़ता था। अब नए रूल्स के अकॉर्डिंग टैक्स तब लगेगा जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होगा। ये चेंज लैंड ओनर्स के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उन्हें इमीडिएट टैक्स बर्डन फेस नहीं करना पड़ेगा। आखिर में कुछ एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस भी रीइंट्रोड्यूस करे गए हैं जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बायर्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए उन पर भी टैक्स इंसेंटिव दिए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं न्यू कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में। कैपिटल गेन्स टैक्स के नए रूल्स के मुताबिक एसेट का होल्डिंग पीरियड अब डिटरमाइन करेगा कि वो लॉन्ग टर्म है या नहीं। लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स को 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड किया गया तो वो लॉन्ग टर्म कंसीडर किया जाएगा, और अनलिस्टेड फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को अगर 24 महीने से ज़्यादा होल्ड किया तभी वो लॉन्ग टर्म कंसीडर किया जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट इक्विटी शेयर्स और इक्विटी फंड्स के लिए 15 से बढ़कर 20% हो गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट पहले 20 या 10 डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस हुआ करता था, अब इसे रिड्यूस करके 12.5% कर दिया गया है। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, फंड्स और बिजनेस ट्रस्ट पर गेन्स जो कि 1.25 लाख से ज़्यादा है वो अब टैक्सेबल है। पहले ये लिमिट 1 लाख तक की हुआ करती थी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में ये क्लेम करा था कि इस नए टैक्स स्ट्रक्चर से नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा उन्हें फायदा ही होगा। इससे नुकसान शायद उनका हो सकता है जो कि टॉप पे या फिर बड़े इन्वेस्टर्स है। अब ये बात आपको कितनी सच लगती है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलिए नेक्स्ट खबर के बारे में बात करते हैं जी के बारे में। तो क्या भाई जी ने अपना 50% ऑफ इन्वेस्टर वेल्थ खो दिया है? तो दोस्तों जी के शेयर से इन्वेस्टर्स को काफी डिसअपॉइंट किया है। 2024 में ही स्टॉक 50% गिर चुका है और पिछले साल में ही 42% का डिक्लाइन देखा गया है। इस जुलाई में ही स्टॉक 7% गिरा है, जो पिछले साल 3 महीने के गेंस को रिवर्स कर चुका है। जनवरी में लगभग 37% का सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला। जी के स्टॉक का पुअर परफॉर्मेंस सिर्फ रिसेंट ईयर तक लिमिटेड नहीं है। पिछले 5 सालों में स्टॉक का वैल्यू 62% तक गिर गया है और लास्ट 3 इयर्स में 32% का डिक्लाइन देखने को मिला है। तो बात कर लेते हैं कि ये इतना गिरा क्यों है। तो इसका मेजरली रीजन ये है कि जी और सोनी का प्लान्ड मर्जर जो होने वाला था वो कोलैप्स हो गया। अब ये डील थी $10 बिलियन की। अब इस डील से सोनी ग्रुप ने एग्जिट करने के लिए मल्टीपल पिटिशंस फाइल करी थी। जनवरी में मर्जर के कंडीशंस को मीट करने में जी का फेलियर को साइड करते हुए सोनी ने जी को टर्मिनेशन नोटिस दिया और $90 मिलियन का ब्रेकअप फी मांगा। अब मई में ही GMCL के CEO अभय ओझा का टर्मिनेशन जो था उसने भी इस सिचुएशन को और एम्पलीफाई कर दिया। तो दोस्तों आप बताइए आपके पोर्टफोलियो में कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसने आपको इतना ज़्यादा बर्बाद कर रखा है। तो चलिए गिरे स्टॉक्स की बातों से हटकर आगे चलते हैं और बात करते हैं इंडिया और चाइना। तो क्या इंडिया फाइनली चाइना की कंपनी को फिर से अलाउ कर देगा इंडिया में ऑपरेट करने के लिए? तो गवर्नमेंट अब कुछ चाइनीज फर्म्स पर लगाए गए इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन को ईज करने के बारे में सोच रही है। ये स्टेप इंडिया की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने में मदद कर सकता है। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक डिस्कशंस चल रही है कि कुछ हाई टेक सेक्टर्स जैसे कि सोलर मॉड्यूल्स और क्रिटिकल मिनरल्स में डील करने वाले चाइनीज फर्म्स को एग्जम्पशंस दी जाए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सिक्योरिटी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स इस इशू को रिव्यू कर रहे हैं।
लेकिन अभी तक कोई फाइनेंशियल डिसीजन दिया नहीं गया है। 2020 के बॉर्डर क्लैश के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी खराब हो गए थे, जैसा हम सबको पता है। इंडिया ने चाइनीज बिजनेसेस पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दिए थे, चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए थे और वीजा अप्रूवल्स भी स्लो कर दिए थे। इस पर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का कहना है कि इन रिस्ट्रिक्शंस ने उनकी ऑपरेशंस को हर्ट किया है। र्यूटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट अब इन रिस्ट्रिक्शंस को ईज करने पे सीरियस कंसिडरेशन कर रही है और गवर्नमेंट की एनुअल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में भी किया गया है कि चाइना से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करके इंडिया की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिल सकता है। और आपने भी शायद कहीं ना कहीं ये अभी तक पढ़ लिया होगा कि मुकेश अंबानी इंडिया में फिर से चाइनीज क्लोथिंग ब्रांड शीन को लॉन्च कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एनवीडिया की तरफ से। तो एनवीडिया, जो कि यूएस का एक लीडिंग एआई चिप मैन्युफैक्चरर है और रिसेंटली दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी भी उभर के निकली है, उसने अपने लेटेस्ट चिप्स GH200 AI टाटा कम्युनिकेशंस और जियो प्लेटफॉर्म जैसे इंडियन पार्टनर्स को सप्लाई करना चालू कर दिया। दोनों कंपनीज इंडिया में एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है, जो कि फ्यूचर में काफी इंपैक्टफुल हो सकता है। पिछले साल सितंबर में ही एनवीडिया ने अनाउंस किया था कि वो एआई ड्रिवन सुपर कंप्यूटर्स, एआई क्लाउड्स और जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस बनाने के लिए रिलायंस और टाटा ग्रुप्स कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशंस के एमडी और सीईओ एनवीडिया के साथ कोलैबोरेशन में एआई क्लाउड का फुल स्केल लॉन्च इस फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर तक एक्सपेक्टेड है। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि आ रही है चाइना और पाकिस्तान के बारे में। तो यूएस को लगता है कि चाइना का पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का जमाना गुजर चुका है। ये कहना है असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का। उन्होंने रिसेंटली एक कांग्रेशनल हियरिंग में लॉ मेकर्स को बताया कि यूएस पाकिस्तान के लिए फ्यूचर है जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। जब कांग्रेसमैन ने पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव में से चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लेकर अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए, तो डोनाल्ड लू ने कहा कि चाइना का प्लान हर कंट्री में मिलिट्री बेस बनाने का और हाई इंटरेस्ट चाइनीज लोन्स और लो पेड चाइनीज वर्कर्स के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाना है। चाइनीज अपने वर्कर्स को लेकर आते हैं, लोकल वर्कर्स को ट्रेन नहीं करते हैं। वो गोल्ड और कॉपर जैसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेसिंग के लिए सीधा चाइना भेज देते हैं और लोकल कम्युनिटीज में स्पेंड नहीं करते। ये स्ट्रेटजी डोनाल्ड लू कहते हैं अल्टीमेटली बैकफायर करेगी। पाकिस्तान में $26 बिलियन इन्वेस्ट करने के बाद अब वो एक पैसा भी नहीं डाल रहे, क्योंकि उन्हें रिटर्न्स की चिंता होने लगी है। क्रॉमनिक ने पूछा कि यूएस और पाकिस्तान के हिस्टोरिक रिलेशनशिप को इंडिया के साथ फास्ट डेवलपिंग टाइज के अगेंस्ट कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो डोनाल्ड लू ने जवाब दिया कि यूएस के लिए पाकिस्तान में ऑनगोइंग चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज है। यूएस ने अपने पाकिस्तान बजट में $101 मिलियन डाले हैं, जो डेमोक्रेसी और सिविल सोसाइटी को मजबूत करेगा, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म से लड़ेगा और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और डेफ्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट करेगा। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने और चाइना पर ओवर रिलायंस को रोकने में मदद मिलेगी। अब दोस्तों, हम सबको पता है $101 मिलियन से पाकिस्तान जैसी कंट्री को कितनी ही मदद हो सकती है, तो हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं ये आप मुझे बताना। तो चलिए इंडिया और यूएस के बीच नए और जबरदस्त टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। ये इनिशिएटिव टेलीकॉम, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स और एआई इंटेलिजेंस जैसे कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स में कोलैबोरेशन को बढ़ावा दे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और उनके ब्रिटिश काउंटरपार्ट डेविड लैमी के बीच हुई यूके इंडिया एफटीए के बारे में टॉक्स के बाद इस इनिशिएटिव का अनाउंसमेंट किया गया। दोनों कंट्रीज फ्यूचर टेलीकॉम पार्टनरशिप करेंगे, जिसमें ओपन RAN सिस्टम्स, टेलीकॉम सिक्योरिटी और स्पेक्ट्रम इनोवेशन पर जॉइंट रिसर्च होगा। साथ ही सप्लाई चेन रेजिलियंस को इंप्रूव करेंगे और क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पर रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप को एक्सप्लोर किया जाएगा। TSI एक ब्रॉड यूके इंडिया सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, जो दोनों कंट्रीज के स्ट्रेंथ्स और इंसेंटिव्स को लेवरेज करके म्यूचुअली बेनिफिशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक्सप्लोर करेगा। यूके रिसर्च एंड इनोवेशन और इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने £7 मिलियन का फंडिंग कॉल भी अनाउंस किया है, जो फ्यूचर टेलीकॉम्स के रिसर्च के लिए है। इसके अलावा इंडिया ने यूके के अंदर प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स के बारे में अपने कंसर्न्स रेज किए। दोनों कंट्रीज ने डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को डीपेन करने और इंडो पैसिफिक और बियॉन्ड में बढ़ते खतरों को एड्रेस करने का एग्रीमेंट किया। डेविड लैमी ने कहा कि वह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले और यूके और इंडिया के रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने और फ्री ट्रेड पैक्ट को जल्द से फाइनलाइज करने के लिए कमिटमेंट करने आए हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर, बिलियनियर्स टैक्स के बारे में। तो अभी ब्राजील में हो रही है G20 फाइनेंस लीडर्स की मीटिंग। यहाँ पे लीडर्स एक जॉइंट स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, जो ग्लोबल बिलियनियर टैक्स का डिमांड नहीं कर रहा है, पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को आगे बढ़ा रहा है। पिछले महीने ब्राजीलिया में एक सेमिनार के दौरान ऑफिशियल्स ने EU टैक्स ऑब्जर्वेटरी के प्रपोजल को डिस्कस किया, जो $1 बिलियन से ज्यादा के फॉर्चून्स पर 2% वेल्थ टैक्स लगाने के लिए है। इस प्रपोजल से एस्टिमेटेड रेवेन्यू $250 मिलियन एनुअली रेज हो सकता है 3000 इंडिविजुअल से। इस वीक के मीटिंग्स रियो डे जेनेरियो में कंक्लूड होने पर फ्राइडे को हम एक ब्रॉडर G20 जॉइंट कम्युनिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज की न्यूज होती है यहीं पे खत्म। अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक मारना और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।